In this video, we are talking about the another important topic of your respiration part, that is exchange of gases in animals. In animals, the exchange of gases occur continuously with environment. एनिमल्स जो होंगे वो एनवायरनमेंट के साथ सराउंडिंग के साथ कंटिन्यूअसली गैस एक्सचेंज करते रहते हैं. ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेते रहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव करते रहेंगे. अब ये जो ऑर्गेनिज्म है वो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जहां से करते हैं वो सरफेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस. So the surface of an organism where the gaseous exchange takes place is called respiratory surface. हर एक ऑर्गेनिज्म में एक ऐसी सरफेस होगी, ऐसा पार्ट होगा बॉडी में जहां से ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इनटेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव करेगा. तो ऐसी सरफेस, द सरफेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर gaseous exchange takes place is called respiratory surface. तो एक ऐसी सरफेस जहां से कार्बन डाइऑक्साइड या तो बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, ये सरफेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस. अब हर एक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सरफेस कैसी होनी चाहिए? ठीक है, कैसी ये रेस्पिरेटरी सरफेस होनी चाहिए जिससे रेस्पिरेशन जो है या गैसियस एक्सचेंज जो है वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से हो पाए. सो these are some important characteristics that respiratory surface must have for an efficient gas exchange. कुछ कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस के पास जिससे कि गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली हो पाए. तो पहला कैरेक्टर है कि इट शुड बी एक्सट्रीमली थिन एंड मॉइस्ट फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन. जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो एकदम थिन होनी चाहिए और मॉइस्ट होनी चाहिए. अगर रेस्पिरेटरी सरफेस थिन एंड मॉइस्ट होती है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो बहुत ही फास्टर हो जाएगा. तो रेस्पिरेटरी सरफेस एक्सट्रीमली थिन एंड मॉइस्ट होनी चाहिए जिससे कि रेस्पिरेशन का रेट जो है वो बढ़े. सेकेंडली, इट मस्ट हैव लार्ज सरफेस एरिया. रेस्पिरेटरी जो सरफेस है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए. अब सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या फायदा होगा? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रेट से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ पाएगा और उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर भी निकल पाएगा. जितना लार्जर सरफेस एरिया उतना फास्ट ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा और हर एक सेल को कम से कम टाइम में ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा. तो रेस्पिरेटरी सरफेस ऐसी होनी चाहिए जिसके पास लार्जर सरफेस एरिया हो ताकि सेल को बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाए. थर्डली, इट शुड बी रीच्ड सप्लाई विथ ब्लड कैपिलरीज. जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके तुरंत बाद बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी सरफेस का काम क्या होगा कि वो सराउंडिंग से ऑक्सीजन इनटेक करेगा. जितना भी ऑक्सीजन एंटर हो रहा है थ्रू रेस्पिरेटरी सरफेस वो तुरंत ही ब्लड कैपिलरी में जाना चाहिए और ब्लड कैपिलरी से वो बॉडी के हर एक सेल में पहुंचना चाहिए. इसीलिए रेस्पिरेटरी सरफेस के तुरंत बाद बहुत ज्यादा ब्लड वेसल होनी चाहिए. अब एक बार ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म के सेल में पहुंच गया तब वो ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म में यूज होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा. कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही रिलीज होगा अगेन ब्लड कैपिलरी वो कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेटरी सरफेस तक लेके आएगी और फ्रॉम रेस्पिरेटरी सरफेस वो बॉडी से एलिमिनेट, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा. तो
जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके पास बहुत ज्यादा ब्लड वेसल होनी चाहिए। एंड नंबर 4, इट मस्ट बी परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैसेस। ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है जहां से रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज होने वाला है, वो सरफेस रेस्पिरेटरी गैस के लिए परमिएबल होनी चाहिए, यानी कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज इजीली करवा पाए, या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एंट्री एंड एग्जिट को इजीली परमिएबल करवा पाए, ऐसी होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी सरफेस में से अंदर आ ही नहीं पाएंगे तो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। तो फॉर एफिशिएंट रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए। तो बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सरफेस के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? सबसे पहला कि वो एक्सट्रीमली थिन और मॉइस्ट होनी चाहिए फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन। सेकेंड, उसके पास लार्जर सरफेस एरिया होना चाहिए। नंबर 3, वो रीचली सप्लाइड होनी चाहिए विथ ब्लड कैपिलरीज। नंबर 4, वो परमिएबल होनी चाहिए टू रेस्पिरेटरी गैसेस। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। नंबर 1, थीन एंड मॉइस्ट रेस्पिरेटरी सरफेस। नंबर 2, लार्जर सरफेस एरिया। नंबर 3, richly supplied with blood capillaries। एंड नंबर 4, परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैस। ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि विच आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस। तो चलिए आगे देखते हैं कि एनिमल में एग्जैक्टली रेस्पिरेशन होता कैसे है। तो अलग अलग एनिमल में अपने स्ट्रक्चर और अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले अगर बात करें तो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन जो होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगा, जैसे कि इन अमीबा। हमने अमीबा देखा है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही वो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा। दूसरा तरीका है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन ग्रासोपर में होता है। ग्रासोपर के अंदर ट्रैकिया होती है और बहुत सारे ट्रैक्योल्स भी होते हैं जो ऑक्सीजन की एंट्री और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट करवाएंगे। तो उनके रेस्पिरेशन को हम बेसिकली ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। थर्डली, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। फिश फिश एक एक्वेटिक एनिमल है, हमें पता है वो ज्यादातर पानी में, फिश ज्यादातर नहीं कंप्लीटली पानी में ही होती है। तो उनके रेस्पिरेशन के लिए उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करना पड़ता है। पानी में जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा वही फिश यूज करेंगे फॉर द रेस्पिरेशन। तो वो गिल से करेंगे। दे हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर द डिजॉल्व ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन, उसे हम बोलेंगे गिल्स। नंबर 4, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो अर्थवर्म होंगे उसके स्किन के बाहर क्यूटिकल का लेयर होगा, तो वो क्यूटिकल के लेयर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करवा रहे हैं, इसीलिए उनके जो मेथड ऑफ रेस्पिरेशन है उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। नंबर 5, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो भी हायर एनिमल है जैसे कि मैमल्स, ह्यूमंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इनमें लंग्स होते हैं। लंग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है फॉर रेस्पिरेशन। तो ह्यूमंस, रेप्टाइल और बर्ड्स में लंग के अंदर ही एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। तो इनके रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब बारी बारी से हम एक एक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले देखते हैं रेस्पिरेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अमीबा। अब अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल का बना हुआ है। तो अमीबा में रेस्पिरेशन कैसे होगा देखते हैं। एक तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो सिंपल वाया द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो ऑक्सीजन को इनहेल करेगा। वाया द सेल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन जो होगा वो अमीबा के अंदर एंटर हो जाएगा। सेकेंडली, अमीबा जो है वो मोस्टली वाटर वाटर में रहता है, तो उसे पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना पड़ेगा।
The oxygen from water diffuses into the body of amoeba through cell membrane. वाटर में से ऑक्सीजन डिसॉल्व होके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिसॉल्व होके अमीबा में एंटर हो जाएगा। अब हालांकि अमीबा की जो साइज होगी वो बहुत ही छोटी है, तो बहुत क्विकली अमीबा अपने सराउंडिंग से एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन की एंट्री करवा लेगा, और जो भी ऑक्सीजन अमीबा के बॉडी में आता है वो यूटिलाइज होगा इन द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो सेम वे वाया द डिफ्यूजन अमीबा की बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जनरली एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है कंपेयर टू सेल, तो ऑक्सीजन आराम से सेल के अंदर एंटर होगा, और क्योंकि ऑक्सीजन को यूज करके अमीबा रेस्पिरेशन करता रहता है, तो अमीबा के सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनवायरनमेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन अमीबा के सेल के बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अमीबा। अब देखते हैं रेस्पिरेशन थ्रू ट्रेकिया इन ग्रासोपर। ग्रासोपर जो है इनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम होती है। आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, इनको हम बोलेंगे ट्रैकिया। क्या बोलेंगे? ट्रैकिया बोलेंगे। अब ये जो ट्यूब्यूल्स है वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर से ओपन हो रही है। जो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया होंगे फ्रॉम द बॉडी ऑफ ग्रासोपर उसे हम बोलेंगे स्पाइरेकल। ट्रैकिया की जो ट्यूब बॉडी के बाहर ओपन होगी वो छोटे छोटे छेद को हम बोलेंगे स्पाइरेकल। यहाँ पे हमें दिख रहे हैं स्पाइरेकल छोटे छोटे छेद। अब यहाँ पे थ्रू स्पाइरेकल क्या हो रहा है कि बाहर से ऑक्सीजन ग्रासोपर के ट्रेकिया में एंटर हो रहा है, और ग्रासोपर की बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो थ्रू स्पाइरेकल ग्रासोपर की बॉडी से एनवायरनमेंट में बाहर निकल रहा है। तो ग्रासोपर में मेनली ऑक्सीजन का इंटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल थ्रू स्पाइरेकल होगा, और पूरी जो सिस्टम होगी इनकी, ये सिस्टम को ट्रैकियल सिस्टम बोला जाता है। मेन ट्यूब्यूल को ट्रैकिया, और जो छोटे छोटे ट्यूब्यूल हमें दिख रहे हैं उसे हम बोलेंगे ट्रैक्योल। ट्रैकिया ने जो भी ऑक्सीजन इनहेल किया होगा थ्रू स्पाइरेकल वो वाया ट्रैक्योल्स ग्रासोफर के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऑक्सीजन जो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉडी में, ऑक्सीजन का यूज होगा, वो फूड में से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के हर एक पार्ट से थ्रू ट्रैक्योल ट्रैकिया में आएगा, और ट्रैकिया के थ्रू ओपनिंग जो होगा स्पाइरेकल उससे वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज ट्रैकियल रेस्पिरेशन इन ग्रासोफर। अब देखते हैं रेस्पिरेशन ऑफ फिश। फिश जो होंगे वो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन दिखाएंगे। अब फिश में अपने हेड के आसपास हमें यहाँ पे फिगर में दोनों ही तरफ ये फोल्डेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये फोल्ड ऑफ स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे गिल्स। ठीक है। अब गिल्स के अंदर आर्क होते हैं, फिलामेंट होते हैं। आपको जिगजैग फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है। तो जनरली क्या होगा, सबसे पहले गिल्स अपना माउथ ओपन करेंगे, तो वाटर जो होगा वो थ्रू माउथ फिश के अंदर एंटर होगा। अब माउथ जो होगा वो वाटर को फोर्सफुली मूव करेगा टुवर्ड्स गिल इनसाइड द बॉडी ऑफ फिश। वाटर आगे मूव होगा गिल्स की तरफ। अब गिल्स के अंदर गिल्स आर्क होगा और लैमेला होंगे। ये लैमेला के बीच जब फोर्सफुली वाटर पास होगा तब इसके आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं। अब ये ब्लड वेसल जो है गिल्स मेनली पानी में से डिजोल्व ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लेंगे, और वो चला जाएगा ब्लड वेसल के अंदर, और डिजोल्व ऑक्सीजन ब्लड वेसल अब्सॉर्ब कर लेगा। उसके बाद रिमेनिंग जो भी वाटर होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, और वो सारा पानी गिल से बाहर आ जाएगा। तो दिस इज ब्रोंकियल रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स इन फिश। अब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। अब अर्थवर्म एज वी ऑल नो एक वर्म है जो सॉइल में पाया जाता है। ठीक है। अब इसकी जो स्किन होगी वो बहुत ही स्कीमी होगी, उसके ऊपर क्यूटिकल का लेयर होगा। यहाँ पे आप क्रॉस सेक्शन भी देख पा रहे हो उसके स्किन का, कि स्किन के जो सेल्स हैं
उनके आसपास क्यूटिकल का लेयर होगा। थ्रू क्यूटिकल लेयर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। और उसके तुरंत बाद यहाँ पे आपको ब्लड वेसल भी दिख रही है। तो जो ब्लड वेसल है वो ऑक्सीजन को कैरी करेगी और पूरे बॉडी में पास ऑन करेगी हर एक सेल में, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल लेके आया होगा वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। So this is a cutaneous respiration in earthworm. आगे देखते हैं, that is pulmonary respiration in humans. अब जो humans है या फिर reptile है या फिर birds है, ये सारे organism में respiration करने के लिए special respiratory organ होता है जिसे हम बोलेंगे lungs. अब यहाँ पे ये जो lungs होगा, lungs के अंदर ऑक्सीजन एंटर होगा वाया नॉस्ट्रिल। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से सारा ऑक्सीजन अंदर एंटर हो रहा है, येलो कलर का ऑक्सीजन एंटर हो रहा है, वो लंग्स में जा रहा है और लंग्स से तुरंत ही वो ब्लड वेसल में चला जाएगा। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि लंग के एक पार्ट को जूम करके दिखाया है, तो लंग के अंदर ऑक्सीजन एंटर हो रहा है। यहाँ पे गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वो है एल्वियोली, जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो एल्वियोली से यहाँ पे जितना भी येलो कलर का आपको दिख रहा है ऑक्सीजन आता हुआ, वो तुरंत ही ब्लड वेसल में एंटर हो जा रहा है और ब्लड उसको बॉडी में ले जा रहा है। जब भी बॉडी में हर एक सेल में ये ऑक्सीजन पहुंचेगा, वहां पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। वो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उसे वापस ब्लड वेसल एल्वियोली तक लेके आएगी और फ्रॉम एल्वियोली कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो बाहर की ओर लंग से निकलेगा और नॉस्ट्रिल के थ्रू वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा। सो इन हायर एनिमल ये रेस्पिरेशन यानी कि गैसियस एक्सचेंज के लिए अलग से ऑर्गन है जिसे हम बोलेंगे लंग। तो जिस एनिमल में रेस्पिरेटरी सरफेस लंग होगा उनके रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। Human ka, in birds also, they shows the pulmonary respiration. So the organism which overall respire through lungs, they are known, their respiration is known as pulmonary respiration. So this is all about the gaseous exchange in animal. Now in our upcoming video, we will talk about the respiration in human, that is human respiratory system. If you like my video, kindly hit the like button, share with your friends and subscribe it. Thank you.